गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्लास 10th। अभी हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था कि भाई हम नॉन यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। अब हमें पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लास है हमारी 10th। हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिनको हम क्विकली बना सकते हैं। कन्वेंशनल में हमने कहा था क्विकली नहीं बना सकते, और ये हैं गैर परंपरागत संसाधन, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो बनाए जाएं, जल्दी से बना सकते हैं, जिसको हम जल्दी से रिन्यू कर सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं, यानी कि वो होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी, source of energy, the source of energy get regenerate quickly, जिसको हम जल्दी से बना सके। सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं भाई जिनको रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा से रीजनरेट किया जाए, रिन्यूएबल गेट किया जाए, प्राप्त किया जाए क्विकली, जल्दी से, नॉन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या है? नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 वाइंड एनर्जी, नंबर 3 ओशियन एनर्जी, नंबर 4 जियोथर्मल एनर्जी, सन से जो प्राप्त होगी। फाइंड द सन। और ये क्या है? फाइंड द वाइंड। और ये क्या है? फाइंड द वाटर या सी। और ये क्या है? फाइंड द अर्थ। जो सन से प्राप्त होगी वो सोलर एनर्जी, जो वाइंड से प्राप्त होगी वाइंड एनर्जी, और जो समंदर से प्राप्त होगी वो कौन सी एनर्जी? ओशियन एनर्जी। जियोथर्मल जो धरती से प्राप्त होगी वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक है बेटा, वाइंड एनर्जी पढ़ते हैं सबसे पहले। वाइंड एनर्जी पढ़ते हैं। वाइंड एनर्जी क्या होती है? जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये देखो, ये पंखा लगा दिया हमने, फैन, और ये हवा चलेगी तो ये पंखा चलेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा ये पंखा। फिर यहाँ से क्या होगी? जो वाइंड एनर्जी है वो प्राप्त होगी, तो हम वाइंड एनर्जी प्राप्त करेंगे यहाँ से, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। वाइंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है बेटा। द काइनेटिक एनर्जी, possessed by the
blowing wind is called wind energy। तो ये वाइंड एनर्जी होती है भाई, जिसको हम जैसे वाइंड चल रही है ना और उसके द्वारा पंखा ये टरबाइन रोटेट होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा पोसेस्ड बाय द ब्लोइंग वाइंड, जो हवा के द्वारा चलती है वाइंड एनर्जी कहलाती है, वाइंड एनर्जी। ठीक है, कैसे चलती है? फैक्टर ऑफ वाइंड या ब्लोइंग वाइंड, ब्लोइंग वाइंड भी लिख सकते हो भाई, ब्लोइंग वाइंड, हवा कैसे चलती है उसके फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। अनइवन हीटिंग ऑफ बाई देखियो क्या कहता है, अनइवन हीटिंग, गर्म हो जाता है कड़ियाँ इक्विटर, जहाँ पर इक्विलेटोरियल गर्म हो जाए, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस अब गर्म हो गया, तो यहाँ पर रीजन क्षेत्र, ये क्षेत्र जब गर्म हो जाता है तो अर्थ के यानी कि अर्थ का बाई सन रेज, तो वहाँ पर ये गर्म क्षेत्र होगा ना, तो वहाँ पर हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर गर्म एरिया हो जाएगा अर्थ का। नंबर 2, रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स ऑन एक्सिस, जब पृथ्वी है ना, ये देखो ये पृथ्वी है, ये क्या कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे घूमेगी ना पृथ्वी, यहाँ पर घूमेगी, तो वहाँ पर भी क्या होगी, हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? पता लग गया होगा, पता लग गया होगा बेटा। थर्ड पॉइंट, प्रिवेलिंग लोकल कंडीशन ऑफ रीजन, यानी कि लोकल एरिया जो देखते हैं कि जहाँ पर एयर की प्रेजेंट ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर भी क्या हो जाती है, हवा चलने लग जाती है। क्लियर हो गया? पता लग गया होगा फैक्टर क्या है। देखो, इन इंडिया, इन तमिलनाडु हैज बिकेम ए लीडर in power plant, in power wind power plant, so लीडर है भाई wind power plant का इंडिया, तमिलनाडु में। ठीक है, एंड फ्रॉम द टोटल कैपेसिटी कैपेसिटी इज 15,000 मेगावाट, तो ये 15,000 मेगावाट की मुपांदल में वाइंड एनर्जी जो यूज होती है वो 15,000 मेगावाट होती है। ठीक है, द लार्जेस्ट वाइंड पावर प्लांट इन इंडिया, वाइंड पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पावर प्लांट है ये। ठीक है, मुपांदल में, तमिलनाडु मुपांदल में। ठीक, टोटल वाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नी इन तमिलनाडु में टोटल पावर कैपेसिटी कितनी है, 633 मेगावाट की कैपेसिटी का वाइंड पावर प्लांट है तमिलनाडु। इन वर्ल्ड 2015 की काउंटिंग बताऊं भाई, चाइना 145,362 मेगावाट, 74,741 मेगावाट, इतनी पावर प्लांट, इतनी एनर्जी यूज करते हैं हम, वाइंड एनर्जी। तो किसी चीज़ की एडवांटेज होती हैं तो डिसएडवांटेज भी होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे यूजेज, इसके यूज और देखते हैं भाई। यूज देखो, यूज ऑफ एनर्जी यानी कि वाइंड एनर्जी, एनर्जी हार्नेस्ड बाय वाइंड मिल
डू मैकेनिकल वर्क, कैन डू मैकेनिकल वर्क, क्या कर सकते हैं इससे, मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है। अगर हम वाइंड मिल लगाते हैं ना तो उससे हम मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को भी पैदा कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्सेज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाइंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब देखो इसके बाद देखियो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, अब आगे देखो एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इको फ्रेंडली एंड इफिशिएंट सोर्सेज, इको फ्रेंडली होता है भाई, इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन फॉर द प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो ठीक है, एक्सपेंशन है हमारे पास, बट क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद करने के लिए ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेज होंगी तो डिसएडवांटेज भी होंगी। तो डिसएडवांटेज में देखो, वाइंड एनर्जी फोम कैन बी स्टेबलाइज ओनली दोज प्लेस वेयर वाइंड बिलो ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वाइंड चल रही है हम वहीं पर इसको लगा सकते हैं। आगे सेकंड पॉइंट में देखो, वाइंड प्लेस शुड बी हाइयर देन 15 किलोमीटर मैकेनिज्म रिक्वायर्ड द टरबाइन। अब टरबाइन को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाइंड चाहिए हमें। अगर नहीं है तो नहीं घुमा सकते हम, टरबाइन को रोटेट नहीं करवा सकते। आगे देखियो नेक्स्ट क्या कहता है, देयर शुड बी सम फैसिलिटी टेक केयर एनर्जी नीड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द देयर इज नो वाइंड, व्हेन देयर इज नो वाइंड। अगर मान लो हमारे पास कहीं पर वाइंड नहीं चल रही, हमने लगा तो लिया, मील तो लगा लिया, वाइंड मील तो बना लिया, पवन चक्की तो हमने लगा ली, बट हो सकता है कई बार हवा ना चले, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले ही फैसिलिटी होनी चाहिए, बैक फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए पहले से ही, ताकि हम उसका यूटिलाइज कर सकें। फिर जैसे मान लो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो, हमारे पास बैटरी हो, इन्वर्टर हो, कुछ तो होना चाहिए। जैसे लाइट चली जाती है ना घर पे तो हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही पहले होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइंड एनर्जी फ्रॉम रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया, बहुत अधिक एरिया चाहिए भाई वाइंड मिल को लगाने के लिए। आगे क्या कहते हैं, इसेंशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ हाई। अगर मान लो कहीं पर अगर हम एस्टेब्लाइज करते हैं, अगर लगाते हैं वाइंड पावर प्लांट, तो उसका कॉस्ट बहुत अधिक होगा। अगर मान लो क्या पता लाखों रुपए का लगे, हमारे पास वाइंड मिल अगर हम बनाते हैं तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, वाइंड एनर्जी हमने पढ़ लिया, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखो बेटा आगे है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि हम डैम बनाते हैं, वाटर को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी ऊंचाई से जो पानी आता है ना वो टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन रोटेट होता है, जितनी स्पीड से पानी जाएगा उतनी स्पीड से टरबाइन रोटेट होगा। फिर क्या होगा, अगर टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पावर प्लांट पानी से चलाया गया जाता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी गिर रहा है ना, पोटेंशियल वाटर, अब पोटेंशियल एनर्जी है पानी में और फॉलिंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट, ठीक है। ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, जो हमारे पास पानी है इकट्ठा होता है, फॉल हाइड्रो पावर प्लांट वन एसोसिएटेड विद डैम, यानी कि वो डैम में इकट्ठा होगा, वो पानी एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाएगा, उसमें इकट्ठा किया जाएगा पानी, ठीक है। आगे देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क किस पे करता है ये, स्टोर वाटर बिहाइंड द डैम, जो पानी स्टोर किया वो डैम में स्टोर किया है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए सुटेबल हाइट, यानी कि उसकी सुटेबल हाइट होनी चाहिए, ऑन द ब्लेड ऑफ टरबाइन, जो टरबाइन है हमारा उसके ब्लेड के ऊपर प्रॉपर रूप से गिरना चाहिए। दिस रिजल्ट आर द आर्मेचर कोयल जनरेट रिपीटली एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, जैसे ही वो ब्लेड टरबाइन रोटेट करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखो क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है फॉलिंग वाटर में,
जब पानी गिरेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि गतिज ऊर्जा चल रहा है। सारा फंडा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, कैसे भी कर लो। पोटेंशियल एनर्जी वाटर की जो स्टोर किया था फिर उसको गिराया गया है, काइनेटिक एनर्जी होगी फिर दोबारा से फॉलिंग वाटर की। पहले काइनेटिक एनर्जी है, नहर का पानी इकट्ठा होता है, कहीं न कहीं से आता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, डैम बनाया जाता है। फिर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जनरेटर। अब डिसएडवांटेज भी होती है भाई किसी चीज की। तो डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कंस्ट्रक्टेड मैंने होता है बनाना, ओनली इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस, यानी कि कहीं कहीं पर लिमिटेड नंबर ही है, लिमिटेड जगह पर ही बना सकते हैं। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस्ड एज दे गेट समृग्ध। यानी कि देखो क्या कहता है ये, इसका कहने का मतलब क्या है कि हैबिटेशन, जिन लोगों को एग्रीकल्चर का लॉस होगा, अगर मान लो आसपास से कोई, हम क्या बोल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वहां से उन लोगों को छोड़ के वो जगह जाने पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा कि भाई वो जगह छोड़ के चले जाएं। समृग्ध यानी कि वहां से हटाना पड़ेगा उन लोगों को जो वहां पर रह रहे हैं, हैबिटेशन का मतलब होता है ये। अब आगे देखो, एनारोबिक कंडीशन एंड गेट राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। अब एनारोबिक कंडीशन क्या होती है, जहां पर CO2 ऑक्सीजन की मात्रा अब्सेंस होती है। अब मान लो कोई चीज, जैसे हमने वहां पर घास बो रखी थी, तो वहां पर जो घास है वहां पर वो घास रह जाती है कुछ, और वहां पर एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन लेक हो जाता है, खत्म हो जाती है, और राइज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, मीथेन गैस निकलती है फिर वहां से। टू डैम विच फेस अपोज, यानी कि अपोजिशन होते हैं दोनों डैम के फेस। आवर देयर कंस्ट्रक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो उसकी होती है, कंस्ट्रक्शन जो उसकी होती है वो अपोजिट होती है फॉर फ्रॉम लोकल पब्लिक। जो लोकल पब्लिक होती है उनको वहां से हटाना पड़ता है, उनको छोड़ के जाना पड़ता है, वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे टेहरी डैम है गंगा के ऊपर, और सरदार वल्लभ भाई यानी कि सरदार सरोवर डैम है नर्मदा के ऊपर। ये हमारे पास डैम है, पता लग गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। ये है हाइड्रो पावर प्लांट। इसके बाद पढ़ते हैं बायोमास।